हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह द रेस क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मुगल साम्राज्य को प्रारंभ कर रहा हूं और मैं इस वीडियो में आपको बाबर के बारे में विस्तृत तरीके से बताऊंगा और क्रम से मैं एक एक शासक को इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन न आए। हम देखेंगे कि मुगल साम्राज्य में किस तरीके से क्रम से शासक आए और शासक ने क्या क्या अपने राज्य में परिवर्तन किया, कौन कौन सी जो है कि स्थापत्य कला का निर्माण किया या क्या क्या नियम निकाले, क्या पदाधिकारी जो है कि नियुक्त किए। इस तरीके की तमाम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो यूपी पीसीएस, पीसीएस, एसएससी या और भी अन्य एग्जामों में जो है कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए ही स्टार्ट करते हैं हम मुगल साम्राज्य। आप जानते हैं कि मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर को संस्थापक जो कौन माने जाते हैं, बाबर माने जाते हैं। क्योंकि बाबर जो थे उनका एक परिचय हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। बाबर जो थे उनके पिता उमर शेख मिर्जा थे। कौन थे? बाबर के पिता जो थे वो देखिए उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, उमर शेख मिर्जा, शेख छूट गया है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर उमर शेख मिर्जा। क्योंकि उमर शेख मिर्जा जो है वह परगना प्रांत जो ऑस्ट्रिया में पड़ता है, कहां पे? ट्रांस ऑस्ट्रियान में पड़ता है परगना प्रांत। उस परगना प्रांत के शासक कौन है? उमर शेख मिर्जा, जो कि बाबर के पिता हैं। उनकी माता का नाम आप देख लीजिए, उनकी माता का नाम कुतलुग निसार है। तो चूंकि बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उन्हें आस्की का बड़ा शौक था। आस्की का अर्थ जो है कि यहां पर दूसरा है कबूतरबाजी। तो कबूतरबाजी करने के बड़े शौकीन थे। कबूतरबाजी करते हुए एक पुराने जर्जर मकान में गए और मकान संजोग से गिर गया। गिरने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत उनके चाचा जो हैं अहमद शेख मिर्जा, वो जो है राज्य को हथिया लिए। हथियाने के बाद इनकी माता और ये जो है जान बचाकर क्या किए? भाग लिए। भागने के बाद कुछ दिन बाद फिर अपनी सेना तैयार किए। सेना तैयार करने के बाद 1502 में आप देखेंगे कि शैबानी खां से एक युद्ध लड़ेंगे जिसका नाम है सर-ए-पुल। सर-ए-पुल की लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जो है शैबानी खां, अक्सर पूछा जाता है, शैबानी खां ने तुगलमा पद्धति का, किसका? तुगलमा पद्धति का प्रयोग करके इन्हें बुरी तरीके से हरा दिया और हराने के बाद इन्हें मध्य एशिया से ही बाहर निकाल दिया। क्योंकि ट्रांस ऑस्ट्रिया जो है वो भारत के उत्तर पूर्वी जो उत्तर पश्चिम जो एरिया है अफगानिस्तान से आगे का वह एरिया है ट्रांस ऑस्ट्रियान और उधर ही फरगना प्रांत पड़ता है। आज की डेट में फरगना प्रांत को देखा जाए तो अफगानिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने 1502 में बुरी तरह हराकर मध्य एशिया से बाहर खेद दिया गया। उसके बाद वो फिर सेना तैयार करेंगे और 1504 में काबुल पर वो अधिकार करेंगे। कौन? बाबर। अधिकार करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। किसकी? बादशाह की। अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि किस वर्ष धारण की? तो 1507 में धारण की। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 1519 में, अभी क्रम उसका खत्म नहीं हुआ, लड़ाई लड़ रहा है। 1519 में बाबर जो है वो भारत के भूमि पर आ जाएगा और बाजौर का युद्ध, बाजौर और भेरा कहते हैं, तो बाजौर और भेरा का युद्ध लड़ेगा। तो यहां से ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की भूमि पर वह प्रथम युद्ध जिसमें तोप और बंदूकों का प्रयोग किया गया, तो वह बाजौर का ही युद्ध है 1519 में, और बाबर ने यह प्रयोग किया है और ये जीत लिया। इसके बाद 1519 के लास्ट में जो है कि यह पेशावर को जीतेगा और पेशावर को जीतने के बाद 1920 में सियालकोट को जीतेगा। अब यह पूरी तरीके से भारत के उत्तर पूर्वी किनारे तक पहुंच चुका है, लेकिन इंतजार कर रहा है कि हमें भारत में घुसने का मौका मिले। और यह मौका देंगे हमारे दो जाबाज
एक पंजाब के शासक दौलत खां लोधी और एक हमारे मेवाड़ के शासक राणा सांगा। इन दोनों लोगों का अपना अपना अलग अलग वे था, अलग अलग कि किस कारण वो बुला रहे हैं ये आप समझने की कोशिश करिए। जहां पंजाब का शासक दौलत खां लोधी वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, इस कारण से वो चाह रहा है कि एक जो है कि बाबर आए और अपनी सेना के साथ चूंकि क्रम से जीतता जा रहा है तो वह क्या करे, दिल्ली पर आक्रमण कर दे। और दिल्ली पर किसका शासन है, लोधी वंश का। दिल्ली सल्तनत लोधी वंश का शासन है, इब्राहिम लोधी का। ठीक है, तो उसको हराना दौलत खां लोधी के बस की बात नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कोई दूसरा हरा दे और हरा के फिर चला जाए, मुझे वो अपना क्षेत्र अपना जो है कि विस्तार करने का मौका मिले साम्राज्य का। ये था दौलत खां लोधी का पॉइंट ऑफ व्यू। जबकि वहीं राणा सांगा का पॉइंट ऑफ व्यू था, वह अफगानों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। अफगानों को भारत से खदेड़ना चाहते थे, वह एक नेक कार्य से। वो चाहते थे कि अपने भारत के लोग ही भारत पर शासन करे, कोई बाहरी आदमी आकर यहाँ पर शासन न करे। लेकिन ये समझ नहीं पाए कि इब्राहिम लोधी से बड़ी मुसीबत है ये बाबर, ये मुगल। यह आएंगे तो फिर जल्दी जाएंगे नहीं। और ये दोनों महानुभाव जो है वह पहुंच गए हैं किसके पास, बाबर के पास 1524 ईस्वी में, और जाकर निमंत्रण दे आए हैं कि आइए साहब हमारे यहाँ भी दिल्ली पर एक आक्रमण करिए। और वही जो है कि वहां से बाबर को मौका मिला है और वह आएगा और आकर 26 अप्रैल 1526 को 21 अप्रैल 1526 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आगे आपको लिखाऊंगा इस चीज को। वहां पर इब्राहिम लोधी और जो है कि बाबर की लड़ाई होगी। इब्राहिम लोधी के साथ विक्रमाजीत देंगे जो कि ग्वालियर के राजा हैं, और यह इब्राहिम लोधी मध्य भारत का, मध्यकालीन इतिहास का प्रथम शासक है या इकलौता शासक है जो युद्ध भूमि में ही क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले इसमें चलते हैं। तो आपने देखा कि जो बाबर है वो उत्तर पश्चिम के हिस्से पर सियालकोट तक जो है कि युद्ध करते हुए और विजय हासिल करते हुए पहुंच चुका है। अब यहाँ पर हमारे भारत के दो व्यक्ति हैं, एक दौलत खां लोधी और एक राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक हैं, और दौलत खां लोधी जो हैं पंजाब के शासक हैं। ये दोनों लोग उसके पास गए हैं, किसके पास, बाबर के पास, और कहे हैं कि चूंकि उस समय भारत पर सबसे बड़ा जो साम्राज्य था वह दिल्ली सल्तनत का था, और दिल्ली सल्तनत पे जो शासन कर रहा था अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो ये दोनों लोग इस मंशा से गए बाबर के पास और उसको निमंत्रण दिए कि आप भारत पर आइए और आक्रमण करिए, और वहां से आप जीतेंगे तो काफी धन संपदा आपको प्राप्त होगी, जो आपको अपने जो है कि ट्रांस ऑस्ट्रिया साइड के विजय अभियान में सहायता करेंगे, और आप ये धन दौलत लेकर जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, अपने साम्राज्य का यहाँ विस्तार कर लेंगे। इस सोच से ये दोनों लोग जो हैं वह बाबर के पास पहुंचे, और बाबर ने उनका निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि वही अवसर है जीवन में एक बार आता है, अगर आपने उसको सही से भुना लिया तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि सुधर जाता है, जैसा कि यहाँ पे बाबर ने सुधार दिया अपना। और आप देखेंगे कि वो निमंत्रण स्वीकार करके 21 अप्रैल 1526 का दिन आएगा जब पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। और यह पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह एक तरफ बाबर खड़ा है और एक तरफ दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी खड़ा है। इब्राहिम लोधी का साथ देंगे ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत सिंह। ठीक है, वही बाबर अकेला रहेगा और मात्र 12,000 सैनिकों के साथ। लेकिन उसके पास कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे इब्राहिम लोधी के पास नहीं है। पहली तो उनके पास दो पद्धतियां थी, तुगलका पद्धति थी, तुगलक पद्धति, एक
जो है कि आपका उस्मानी पद्धति थी, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी, और दो जो है कि बहुत उस्ताद व्यक्ति थे तोप चलाने में, जो दोनों व्यक्तियों का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक का नाम है अली कुली और एक का नाम है मुस्तफा। ये दोनों जो है कि बहुत मास्टर आदमी थे तोप चलाने में। और तो और ये जो उस्मानी पद्धति है वह तोपों को बैलगाड़ी पर इस प्रकार से रखने की पद्धति है कि जिससे कि बैलगाड़ी के माध्यम से तोप को आसानी से क्या किया जाए, युद्ध क्षेत्र में मूव करा लिया जाए, जिससे जो है कि विरोधियों को तोप का सही लोकेशन न पता चल सके और वह जो है कि अपनी रक्षा भी न कर सके। तोप भारी होता है ना, तो उसको हाथ से कैरी करना बहुत कठिन होगा, तो उसके लिए एक ऐसी बैलगाड़ी बनवाया था जिसमें वो तोप रखा जाता था और बैलगाड़ी मूव करती थी और तोप जो है हर एंगल बदल बदल कर जो है कि विरोधियों पर वार करता था। ये उस्मानी पद्धति हुई। तुगलकमा पद्धति जो है वह पद्धति क्या थी, छोटी जब सेना होती थी और सामने बड़ी सेना होती थी तो बड़ी सेना को किस प्रकार से हराएं उसकी एक रणनीति थी। वह अपने जो सैन्य बल थी उसको 3-4 टुकड़ों में विभाजित करके, एक दाएं, एक बाएं, एक मध्य में, एक पीछे, तो इससे जो है कि सामने वाले जो विरोधी दल होती थी उसको सैन्य बल का पूरा अंदाजा नहीं लग पाता था। और जब तक वह आपके एक टुकड़ी से लड़ती थी, वह समझती थी कि वही टुकड़ी मेन है, तब तक पीछे वाली टुकड़ी जो है क्या होती थी, उसको जाकर उस सेना को घेर लेती थी और चौतरफा वार करके जो है वह जीत हासिल कर लेते थे। इस प्रकार की पद्धति को तुगलमा पद्धति कही गई। आपने उस्मानी पद्धति समझ लिया कि तोपों को कैरी करने वाला एक बैलगाड़ी है जो दो चक्कों के बीच में जो है कि दो चक्कों के बीच में लगा दिया गया और उससे डगरा कर उससे क्या किया गया, उसका लोकेशन हमेशा जो है कि परिवर्तित करता रहा गया। ये कारण था। दूसरे दो जो है कि होनहार जो है कि अली कुली और मुस्तफा जैसे तोपची थे जो तोप चलाने में बहुत माहिर थे और उनके पास तोप और बंदूक दोनों थे, और इसी के लिए मात्र 12,000 सैनिकों के साथ उसने इब्राहिम लोदी के दिल्ली सल्तनत जैसे सेना का तहस नहस करके इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इब्राहिम लोदी को युद्ध क्षेत्र में ही मार गिराया। ये इनकी मृत्यु हो गई। कहां पर? युद्ध भूमि में ही मर गई। तो मध्य इतिहास के एक लौता जो है कि, या कह लीजिए कि मध्य इतिहास का प्रथम ऐसा ये शासक है जो युद्ध भूमि में ही, युद्ध क्षेत्र में ही मर गया। ठीक है। लेकिन इनके भाई साहब विक्रमाजीत सिंह अभी जिंदा हैं और ये विक्रमाजीत सिंह ग्वालियर के शासक थे। तो इन्हीं से जीतने के बाद जो है हुमायूं इनके पास जाएगा और इनसे कोहनूर हीरा लेगा, बेशकीमती कोहनूर हीरा जो अंग्रेज जो है अपने साथ इंग्लैंड लेके चले गए हैं, वो कोहनूर हीरा ये विक्रमाजीत सिंह से जो है कि हुमायूं प्राप्त करेगा, जिसका वजन जो है 320 रत्ती है और उसकी कीमत वैसी है कि समझिए कि अगर उसे बेच दिया जाए तो बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे पूरे विश्व को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। सोचिए कितनी ज्यादा कीमती वो चीज थी। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में किस तरीके से मौका मिला, और चूंकि सिर्फ एक से लड़ना था इब्राहिम लोदी से, क्योंकि जो और दो जो राजा थे, कौन कौन, दौलत खान लोदी या राणा सांगा या ऐसे और अन्य जो है कि छोटे मोटे जो रियासतें थी जो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहती थी, वह बैठकर तमाशा देख रही थी कि इब्राहिम लोदी हार जाए और ये जब चले जाएं भाई साहब बाबर, तो हम लोग क्या किया जाए, फिर घर से निकल के और हाथी घोड़ा से अपना क्या किया जाए, साम्राज्य विस्तार किया जाए। इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति बाबर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। भारत देश में कोई और जो शासक थे बाबर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, क्योंकि जो ये शासक लोग चाहते थे वही बाबर कर रहा है, इब्राहिम लोदी को हरा रहा है। सब लोग इसके जाने के बाद एक्टिव होते, तो इसलिए इसको चौतरफा इस पर वार नहीं हुआ, केवल एक दुश्मन था और यह तकनीकी से जो है कि लैस था, इसलिए इब्राहिम लोदी को आराम से हरा दिया और हराने के बाद क्या किया, भारत से जाने का नाम ही नहीं लिया। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है
वह आधुनिक भारत के जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने भारत में पहली बार मजबूती से अपना पैर जमाने का प्रयास किया, तो उसी की तुलना जो है कि इस पानीपत का प्रथम युद्ध से होता है, क्योंकि यहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत समाप्त हो रही है पूरी तरीके से, और यहाँ पर क्या मुगल साम्राज्य जो है स्थापित हो रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, पूरी तरीके से नहीं। इसके बाद एक और युद्ध होगा, और वो युद्ध होगा किससे? मेवाड़ के शासक राणा सांगा से, और उस जो है कि युद्ध का नाम है खानवा का युद्ध, और वो खानवा का युद्ध आधुनिक भारत के बक्सर के युद्ध 1764 से 64 के बराबर समझा जाता है, जिससे कि पूरी तरीके से अंग्रेजों को अधिकार हो गया, वो पूरी तरीके से मजबूत हो गए और भारत पर राज्य करने लगे। उसी तरीके से मुगल साम्राज्य जो उस खानवा के युद्ध के बाद, चूंकि राणा सांगा बहुत ही प्रतापी शासक थे, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेज अब मुगलों को हिलाने के लिए किसी के पास ताकत नहीं थी। आप इसको नोट करिए, नोट करने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो हमने अभी जस्ट देखा कि पानीपत के युद्ध में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब हम उसके आगे के जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो कि बाबर ने लड़े और उसमें युद्ध भी हासिल किया, अलग अलग रणनीतियां अपनाई, अलग अलग लोगों से लड़ा अलग अलग वर्ष में, और अलग अलग हर युद्ध की अपनी एक अलग विशेषता आप देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे। आप क्रम से देखते जाइए कि उसने पहला महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा पानीपत का युद्ध। जो पीछे के युद्ध है वो भारत में लड़े गए ये युद्ध हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीधे सीधे पूछता है कि इनके द्वारा लड़े गए लड़ाइयों के क्रम लगा दीजिए, तो आपको क्रम से ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, या तो फिर ये जो है कि नाम देकर सामने सन देकर आपसे कहेगा मिलान कर दीजिए कौन सी लड़ाई किस सन में हुआ, या फिर किस लड़ाई से किस शासक का संबंध है इसको मैच कर दीजिए आप। देखिए सवाल कितने तरीके से पूछेगा। या इधर की विशेषताओं को कि कलंदर की उपाधि किस युद्ध के विजय के बाद लिया, या गाजी की उपाधि किस विजय के बाद लिया, या किस युद्ध से पहले उसने जो है जिहाद का नारा दिया, ये सब चीजें आपको जो है कि मैच करानी पड़ेंगी। तो देखिए कि आप केवल यहीं से 10-12 प्रकार के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो लड़ा बाबर, वह जीत हासिल करने के बाद, चूंकि यह एक बहुत बड़ा जीत था, यहाँ से भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ रही थी, और यहाँ पर इसके महत्व को बाबर अच्छे से समझ रहा था कि यह कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अपने लोगों का सहयोग पाने, चूंकि आगे और लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी तो उसके लिए लोगों का सहयोग होना जरूरी है। तो उसने इस लड़ाई के बाद अपने काबुल, जहां पर 1904 में काबुल पर जहां उसने जो है क्या किया था, काबुल पर उसने क्या किया, तो जो 1504 ईस्वी में जो काबुल पर उसने अपना पहला अधिकार स्थापित किया और वहीं पर उसने बादशाह की उपाधि ली थी, तो वहां के लोग उसके अपने थे, और वही लोग जो है कि आगे के युद्ध में उसके साथ लड़ाई करेंगे सैन्य रूप में। तो उन्हें खुश करने के लिए उसने क्या किया कि काबुल के लोगों को चांदी के सिक्के बंटवाए। किसके सिक्के? चांदी के सिक्के बंटवाए, और चांदी के सिक्के बंटवाने के बाद उसे कलंदर की उपाधि काबुल के लोगों ने दिया। उसने खुद नहीं लिया, काबुल के लोगों ने दिया। और कलंदर का मतलब होता है कि मुसलमानी जो बिरादरी होती है उसमें एक साधुओं को कलंदर कहा जाता है, साधुओं के समूह को। एक साधु और कई साधु का जो गुण है वो एक व्यक्ति में अगर आ जाए, इतना जो है कि विश्वास अगर लोगों का एक व्यक्ति पर हो जाए, तो उसे हम कलंदर कहते हैं। मतलब साधुओं के समूह, इसको कितना इसको प्रेम मिल रहा है अपने जनता द्वारा, आप ये देखिए। और जनता ने इसे कलंदर की उपाधि दी। कलंदर का मतलब होता है कि साधुओं का समूह मुस्लिम बिरादरी में, ठीक है। तो ये दिया। अब चूंकि राणा सांगा निमंत्रण दिए थे कि आप लड़ के जीत के जाइए,
और ये जो है लड़के यहीं ठहर गया बाबर। तो अब सबसे दिक्कत ज्यादा होगी राणा सांगा को, चूंकि पंजाब के जो पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी, उनकी तो हिम्मत ही नहीं थी, कलो औकात ही नहीं थी कि बाबर से वो लड़ ले, तो वो तो ठंडे बस्ते में चले गए। लेकिन राणा सांगा चूंकि एक बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति थे, जो कि आप समझ पा रहे होंगे कि महाराणा प्रताप के दादाजी थे। जब महाराणा प्रताप इतने बड़े प्रतापी व्यक्ति थे, तो उनके राणा सांगा के बारे में आप कभी इत्मीनान से पढ़िएगा, मौका मिले तो इतने बहादुर व्यक्ति थे कि इनके शरीर पर कहीं ऐसा जगह नहीं बचा था, कोई ऐसा कि जहां पर तलवार के निशान न हो, भालों के निशान न हो, जबकि इनके पैर बहुत जख्मी हो गए थे युद्ध के दौरान, इस खानवा के युद्ध में, फिर भी वो लड़ते रहे। इनकी बड़ाई किया है जो है कि खुद बाबर ने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसमें एकलौता किसी शासक का नाम लिया है तो वह राणा सांगा है जिनका नाम लिया है, इतने बहादुर व्यक्ति थे। तो राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध लड़ेंगे और इसमें इनको मजबूरन जिहाद का नारा देना पड़ेगा। जिहाद होता क्या है? जिहाद जो होता है वो धर्म युद्ध होता है। इसको बाबर राणा सांगा के युद्ध के महत्व को समझ रहा था। युद्ध सामने वाली पार्टी है कौन, और अपने लोगों में जज्बात और जो है कि जोश भरने के लिए उसने इस युद्ध को जिहाद से जोड़ दिया, यानी कि यह युद्ध ही नहीं, यह धर्म युद्ध है और इसमें हमें जी जान से लड़ना पड़ेगा, तभी विजय हासिल होगी। और इस तरीके से जिहाद का नारा देकर अपनी सेना में क्या हुआ, एक ऊर्जा का संचार पैदा किया। तो जिहाद का नारा किस जो एक युद्ध में दिया, खानवा के युद्ध में। अब राणा ये लोग क्या करते थे, दिन में युद्ध करके रात को खूब मदिरा पान करते थे। मदिरा पान करके जो है कि शरीर कमजोर हो जाएगी या उतनी एक्टिवनेस नहीं रहेगी बॉडी में, और राणा सांगा से लड़ना है। तो उसने कहा कि सारे सिपाहियों को कि शराब न पीने की शपथ दिलाई, कि सब लोग शपथ लो कि हम लोग आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, तभी युद्ध जीत पाएंगे, नहीं तो बेटा जो है कि युद्ध जीतना तो संभव ही नहीं है। और उसने क्या किया कि जितने भी मदिरा के बॉटल थे वो सब मदिरा डिस्ट्रॉय कराया, तोड़वा दिया, सारी गिलासें तोड़वा दी, ताकि ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि भाई शपथ ले रहे हैं, अभी हटूंगा तो 2 पैक ये मार के टाइट हो जाएंगे और फिर हम युद्ध हार जाएंगे। ठीक, इसलिए उसने गिलास तोड़वा दिया, शराब जो है जमीन पे गिरा दिया, ताकि कुछ रह ही न जाए, जाके आराम से सो गया, सुबह लड़ाई लड़ेंगे हम। ठीक है, और इस प्रकार उसने क्या किया, युद्ध किया और राणा सांगा को हरा दिया। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लैस था, इसके पास बंदूक थी, तोप थी, 2 तोपची थे, तकनीक थी लड़ने का, युद्ध कौशल था इसके पास, और राणा सांगा के पास बहादुरी थी। वह तलवार, वो पता चला तलवार लेके चिल्लाते हुए जा रहा, तब तक के गोला दाग दिया दूर से, तो कैसे पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो राणा सांगा उसको मारेंगे कैसे। तो इस तरीके से ये लोग धीरे धीरे इनकी सैन्य बल जो है कमजोर होती गई और लास्ट में ये मारे गए। और मारने के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। जब भी कोई बड़ा, सोचिए भारत में जब पहली जीत हासिल कर रहा है तो कलंदर की उपाधि धारण कर रहा है। अपने जीवन में 1504 में पहली बार काबुल को जीता तो जो है कि बादशाह की उपाधि धारण की। उसी तरीके से राणा सांगा को जब हराएगा तो गाजी की उपाधि जो है कि वो लेगा। और गाजी की उपाधि क्या होता है, मुस्लिम में आप देखते होंगे कि काफिर शब्द आता है, गैर बिरादरी लोगों को वो लोग काफिर कहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हमने काफिरों को हरा दिया, मैंने हमारे जो राणा सांगा थे और जो उनके धर्म से विपरीत लोग थे उनसे युद्ध हो रहा था, तो ये इनको हराने का मतलब क्यों कर रहा है, काफिरों को हरा दिया। और इसीलिए काफिर को हराने की बात को ही गाजी कहा जाता है, तो उसने गाजी की उपाधि ले ली। फिर अगले क्रम में मेदिनी राय, जो कि कहाँ के, मालवा पठार साम्राज्य के, जो मालवा का एरिया था, मालवा साम्राज्य के शासक थे। मेदिनी राय को 1528 में क्या किया, चंदेरी के युद्ध में भी हरा दिया। यहां से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम देखेंगे अंतिम जो युद्ध लड़ा उसने, घाघरा का युद्ध लड़ा
1529 में संयुक्त अफगान सेना जो है एकत्रित हो गई बाबर को हराने के लिए। और यह युद्ध इसलिए भी खास है कि भारत पहला युद्ध है जो कि एक साथ जल और थल दोनों पर लड़ा गया। पहला युद्ध जो एक साथ जल और थल दोनों जगह लड़ा गया। 1529 तक आ गए हैं और अगला साल जब आएगा 1530, उसी में दिसंबर माह 26 दिसंबर 1530 को जो है कि बाबर बीमार पड़ेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद इनके जो है कि पुत्र 3 दिन बाद ही जो है कि पुत्र हुमायूं का जो है राज्याभिषेक होगा और उसके बाद वो गद्दी संभालेंगे और फिर आगे जो है कि वो करेंगे। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो हमने देखा कि बाबर की मृत्यु हो गई 26 दिसंबर 1530 को। मृत्यु के बाद, चूंकि मृत्यु बाबर की हुई कहाँ थी, तो बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी बीमारी के कारण। उसके बाद मृत्यु के बाद उनको जो है कि सबसे पहले जो है वो आगरा में दफनाया गया। और आगरा में भी किसमें? नूर अफगान बाग में। नूर अफगान बाग में इनको दफना दिया गया। लेकिन मरने से पहले इनकी इच्छा थी कि मुझे जो है कि काबुल में दफनाया जाए। तो बाद में जो है कि मुगल शासकों ने इनको वहां से निकालकर और काबुल के शाही बाग में दफना दिया। आज भी इनका जो कब्र है वह यहाँ शाही बाग में मिलता है। कहाँ? काबुल के शाही बाग में। ठीक है, ये भैया वहां शिफ्ट हो गए, इनका काम खत्म। अब इनके द्वारा कुछ काम किए गए, कुछ नए पदों का सृजन किया गया, कुछ नई शैली का विकास किया गया, कुछ नए डिजाइन जो थे उनको अपनाया गया, जिनको हम नीचे इधर लिखे हुए हैं। जैसे पहला शब्द आता है मुबाय्यान। मुबाय्यान क्या है? तो फारसी भाषा में कविता की एक नई शैली है। ठीक है, फारसी भाषा में कविता की एक नई शैली है। इस शैली का निजाद या विकास किसने किया? तो बाबर ने किया। और जब उसी शैली के द्वारा जो कविताएं गाई गई, चूंकि ये कवि टाइप भी व्यक्ति थे तो इसलिए इसको जो है कि काफी प्रमोट किया उन्होंने। और जब इसके द्वारा जो गाना, जो भी कविताएं गाई गई, उन कविताओं का जो संग्रह किया गया, जो इकट्ठा किया गया, और जो इकट्ठा करने के बाद एक पुस्तक बनी, उस पुस्तक का नाम क्या है? दीवान। तो दीवान क्या है? जब भी क्वेश्चन पूछे तो कविताओं का एक संग्रह है। किसके? तो बाबर के। ठीक है, बाबर की कविताओं का संग्रह है। उसी तरीके से हम देखेंगे मीर ए खलीफा। मीर ए खलीफा क्या है? तो मीर ए खलीफा बादशाह और जो अन्य विभाग होते थे, जैसे ये बादशाह है और बादशाह के अन्य विभाग होंगे, सैन्य विभाग होगा, घुड़सवार विभाग होगा, धन विभाग होगा। तो इन सभी विभाग और बादशाह के बीच में जो एक मीडिएटर का काम करता था, ये तीनों लोग इसको रिपोर्ट करेंगे और ये जो है कि शासक को। तो जो ये बीच में जो ये पद था ना, इसी पद का नाम है मीर ए खलीफा। ठीक है, मीर ए खलीफा कौन है? तो विभाग और जो डिपार्टमेंट उस समय के मुगल शासन के और बादशाह के बीच का जो है कि यह पदाधिकारी है, मीर ए खलीफा। इस पद का सृजन किसने किया? तो इस पद का सृजन बाबर ने किया था। चारबाग शैली। चारबाग शैली क्या है? तो चारों तरफ हम भवन बना दें, चारों तरफ से घर बन गए, ये घर बन गए, जो बीच में जगह खाली है यहीं पर क्या होंगे? हम पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगा दी, पेड़ लगाकर और बीच में फाउंटेन, जो फव्वारा निकलता है पानी का, तो ये सिस्टम जो है कि बैठाने का काम किया। चारों तरफ घर होगा, बीच में बगान होगा और उस बगान में एक फव्वारा होगा जो पानी ऊपर की तरफ फेंकेगा। इस तरीके का जो डिजाइन जो तैयार किया वो किसने तैयार किया? बाबर ने तैयार किया भारत में, और उसे ही नाम दिया गया चारबाग शैली। उसके नीचे एक शब्द लिखा हुआ है विहजात। विहजात क्या है? तो विहजात कोई शब्द नहीं है बल्कि एक व्यक्ति का नाम है। मैंने जानबूझकर उधर लिख दिया ताकि आपको लगे कि वो कोई शब्द है। और जब चीजें एक बार शुरू में आप गलती करते हैं तो एग्जाम हॉल में वो चीजें क्लिक करती हैं। तो विहजात क्या है? एक व्यक्ति का नाम है
जो मध्य एशिया का बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार था और वह जो है कि बाबर के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, एक बार आया हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से सबसे नीचे वाली लाइन को आप देख पा रहे होंगे कि गज ए बाबरी। तो गज ए बाबरी क्या है? तो उस समय जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत के दौरान ही जो है सड़कों का विकास हो गया था, नहरों का विकास हो गया था। तो इन सड़क और नहरों या किसी चीज के मापन के, ठीक है, मापने का जो एक पैमाना बनेगा, तो बाबर चूंकि एक शासक था और मुगल सल्तनत का जो है कि वो संस्थापक था, तो उस पैमाना दिया कि गज ए बाबरी। उसी से जो है कि सड़क की क्या होती थी, पैमाइश होती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अब कुछ ये बचा हुआ है, जैसे इनकी आत्मकथाएं लिखी हुई हैं। उस आत्मकथा को किस भाषा में लिखा गया है, किसने लिखा, कब किसने अनुवाद, किस भाषा में अनुवाद किया, ये सब चीजें हम देखेंगे। पहले आप इसको नोट करिए। तो अब हम बाबर के अंतिम अध्याय, अंतिम टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। बाबर ने अपनी खुद की एक आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए बाबरी, जिसे हम बाबर नामा से भी नाम से जानते हैं। यह सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक-ए बाबरी किसने लिखा? तो यह स्वयं बाबर ने लिखी थी। तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो रहीम खान खाना ने किया। रहीम खान खाना किस शासक के शासन काल में थे? तो अकबर के शासन काल में थे। ठीक है, इस तरीके के बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन कई बनते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि यह बाबर द्वारा स्वयं लिखी गई आत्मकथा है, जो तुर्की भाषा में लिखा गया था, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद अकबर के शासन में रहीम खान खाना द्वारा किया गया। इस प्रकार हम बाबर के जन्म से लेके उनके माता पिता, उनके द्वारा किए गए अभियानों को, उनके द्वारा लिए गए जो है उपाधियों को, और उनके द्वारा जो भी शासकीय परिवर्तन किए गए और जो भी महत्वपूर्ण लोगों का आगमन हुआ, यह सारी डायमेंशन से हमने जो है कि बाबर को पढ़ लिया। अब बाबर की मृत्यु हो चुकी है 26 दिसंबर 1530 को, और 3 दिन बाद ही हुमायूं जो है 29 दिसंबर 1530 को शासक बनेंगे, और इसके बाद यह जो है कि आगे के तरफ मुगल साम्राज्य को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब देखते हैं अगले वीडियो में कि हुमायूं ने अपने जो है कि शासन काल में किस तरीके के उतार चढ़ाव को फेस किया और जो है कि किस तरीके से मुगल साम्राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों। इसी के साथ अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा भी आपके यूज का हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को एक जगह समराइज करके लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।